हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो यार आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसकी वेटेज है अराउंड 5 मार्क्स, आप कह सकते हो 5 to 6 मार्क्स। ओके, तो भाई ये जो अपना सेगमेंट है ना रिप्रोडक्शन वाला, ये बेसिकली क्लास 12 के अंदर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहला है प्लांट रिप्रोडक्शन, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब जो ह्यूमन वाला सेक्शन है उसके 6 to 7 मार्क्स वेटेज है, प्लांट का भी 5 to 6 मार्क्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप ऑप्शंस पकड़ के चलो तो दोनों का मिला के ईजिली 14 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा। तो आप समझ ही लो यार कि कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये। इसलिए ये जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स है और एंडिंग के 4 चैप्टर्स है वो अच्छे से करके जाना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले यार मैं ना मतलब कि एक एक लाइन रीड करूँगा और फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो भाई रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। ठीक है, ये तो अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यार कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जैसा एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। भाई ऑब्वियस सी बात है। तो ये लाइन बेसिकली क्या बोल रहा है कि अपने को अपनी स्पीशीज़ मेंटेन करनी है। जैसे अभी यार मैं ह्यूमन हूँ, तो मुझे अगर मेरी स्पीशीज़ मेंटेन करनी है तो मुझे फिर बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ऐसे ही हर एक एनिमल का होता है। ठीक है, तो हावेवर यार कि ह्यूमंस का पॉपुलेशन ऑलरेडी हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो बात अलग है। बट हाँ यार, बाकी स्पीशीज़ के लिए जैसे कोई अगर एक्सटिंक्ट होने आया है तो उससे कैसे बचेंगे, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ एन एसेंशियल प्रोसेस एज इट लीड्स टू कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड। भाई ऑब्वियसली बात है। तो देखो, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, ये भी हम लोग ने 9th-10th के अंदर पढ़ रखा है। सबसे पहला असेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। ये जो असेक्सुअल होता है ये काफ़ी सिंपल और बेसिक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और जो सेक्सुअल होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैंने क्या बोला, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, काफ़ी कम स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर असेक्सुअल होगा, लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एंड जो हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो चिंदी वाला रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल। ठीक है, तो आप जैसे यार सेल डिवीजन हम लोग ने पढ़ा है ना, सेल डिवीजन वो भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही है, असेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि इसके अंदर कोई भी गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। गैमेट्स मतलब कोई भी स्पर्म या एग सेल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन इसके अंदर नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। तो ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, असेक्सुअल। तो देखो यही चीज़ लिखी है, डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 कंपेटेबल गैमेट्स। इट इज़ द प्रोसेस रिजल्टिंग इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजीनी। तो देखो अब क्या बात है कि देखो यहाँ पे लिखा भी है क्लोन्स। तो देखो जैसे कि अगर मैं अमीबा का एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो ये 1 सेल का है, ये सिर्फ एक ही सेल है ना, तो अब ये टूट के 2 डॉटर अमीबे बनाएगा इस तरीके से। और एक काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी मैं कह सकता हूँ, कि जो ये पेरेंट है और ये जो डॉटर सेल्स है एग्जैक्टली सेम दिखता है। एग्जैक्टली मतलब 100% सेम दिखने में भी, और उनके जीन्स भी सेम रहेंगे। मतलब उनका अगर आप जीन्स आइसोलेट करके देखोगे ना तो पेरेंट और डॉटर का सेम आएगा। बट हायर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता भाई, बहुत वेरिएशन होता है। तो वेरिएशन होना अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो असेक्सुअल के अंदर क्या कोई भी गैमेट्स नहीं होता, और क्या कि इसके अंदर क्लोन्स बनते हैं बेसिकली, और जो डॉटर है और पेरेंट एकदम आइडेंटिकल होता है। इसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता और बहुत सिंपल होता है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अंदर टाइप्स क्यों है, क्योंकि भाई देखो जैसे अलग अलग टाइप के लोअर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो हर एक का एक अलग तरीका होता है करने का।
क्योंकि भाई वो जस्ट एक सेल्ड स्ट्रक्चर है, उनके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो उनके पास ऑप्शंस खुले हैं कि वो किससे करे। कोई कोई सेल्स तो 2 या उससे ज़्यादा टाइप से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला है फ्रैगमेंटेशन। जैसा नाम बता रहा है कि भाई फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या वर्ड है, फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, ठीक है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैन ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स। एग्जांपल स्पायरोगायरा। तो भाई देखो स्पायरोगायरा कुछ ऐसा दिखता है, आपने इसका डायग्राम ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा। और ये जब रिप्रोड्यूस करता है तो क्या करता है पता है, ये टूट जाता है ऐसे। जैसे ये पूरा एक था तो ये टूट के ना 3 बना देगा, उसी तरीके से। और क्या है इधर, सेकंड है बडिंग। तो देखो ये लोग ने यार फ्रैगमेंटेशन के नीचे बडिंग वाला डायग्राम दे दिया। तो फ्रैगमेंटेशन का अगर आपको एग्जांपल पूछे ना तो स्पायरोगायरा बता देना, और एक बार दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है स्पायरोगायरा, ऐसा ऐसा रहता है बीच में, एंड अंदर आपको कुछ ऐसा स्पाइरल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये टूट जाता है ऐसा टुकड़ों के अंदर, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। फिर भाई दूसरा है बडिंग। बडिंग तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है भैया, ये जो लोअर एनिमल्स है, लोअर ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल बडिंग ही होता है, ठीक है। तो बडिंग के अंदर क्या होगा, जैसे भाई एक सेल है तो वो टूट के 2 छोटे सेल्स बना देगा, ठीक है, जो बाद में इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड in unicellular organisms. For example, yeast. Usually it takes place during favorable conditions by producing one or more outgrowth buds. These buds on separation develop into new individual. जैसा अभी मैंने आपको बोला, समझ लो मैंने यहाँ पे एक ईस्ट का सेल लिया है, ठीक है, ईस्ट का सेल लिया है। अब जब भाई फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, मतलब भैया H2O है, फूड है, टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट भी एकदम सही चल रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना ईस्ट का सेल है ना, उसके अंदर एक ऐसा छोटा सा आउटग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये आउटग्रोथ बड़ा हो जाएगा, फिर ये जो अपना न्यूक्लियस है ना टूट जाएगा, और फिर दोनों सेल्स एक साइज के बन के, एक के अंदर एक न्यूक्लियस और दूसरे, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और दोनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस आ जाएगा। फिर ये बीच में से टूट के 2 डॉटर यीस्ट सेल्स बना देगा, जो कि ग्रो करके इंडिविजुअली सरवाइव करना, जीना स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो भी उसी तरीके से बडिंग करके आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। तो भाई देखो इसका मैं आपको यहाँ पे, ये सब यूजलेस है मत देखो। स्पोर फॉर्मेशन में यार एक काफ़ी जो बढ़िया सा एग्जांपल है वो है फंगस, ठीक है। आपने एक डायग्राम पढ़ा होगा जो कि है ब्रेड मोल्ड का, जो अपने चपाती या फिर उसके ऊपर आता है ऐसा ग्रीनिश कलर का लेयर, उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। तो उसके अंदर आपने एक डायग्राम देखा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे दाने यानी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये क्या करेगा, फूट जाएगा और ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे चपाती रखी है, उसके ऊपर ये आके बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पे अपना पूरा एक कॉलोनी बना लेंगे। तो इसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी देखे रखे आप कर सकते हो। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यार अब देखो, हालांकि ये असेक्सुअल वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं अच्छे से करा रहा हूँ, क्योंकि भाई अपन को एम अपना एग्ज़ाम नहीं है, अपना एम ये होना चाहिए कि कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर कर सकते हैं। भाई बायोलॉजी इतना एक सुंदर सा सब्जेक्ट है, तो जितना नॉलेज मिल रहा है ग्रैब कर लो, ठीक है। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो नाम से सजेस्ट हो रहा है कुछ तो प्लांट से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, hence the new plants formed are genetically identical to the parents. There are also few methods which would not occur naturally in plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply. अब ये सारा यूजलेस दे के रखा है, टाइप्स के ऊपर आते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है कि प्लांट्स के अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि वो प्रिफर नहीं करते, काफ़ी कम ही प्लांट्स में
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। बट उसके भी टाइप्स है। ए कटिंग, जैसे अ स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड्स इज़ यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन। तो जैसे आपने घर पे भी कभी कभी किया होगा, जैसे भाई रोज़ है, तो आप क्या करोगे कि यार समझ लो ये रोज़ है, ठीक है, अब आप समझ लो यार ऐसा कुछ रोज़ है ये, तो आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये जो इसका नीचे वाला जो स्टेम है ना उसको काट देते हैं और फिर सॉइल के अंदर बरी करके उसको फिर पानी देंगे और खाना देंगे, तो उससे एक नया रोज़ का प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही हुआ यार। अब ऐसा कोई भी जैसे मनी प्लांट आपने देखा रहेगा, तो उसको भी अगर आप ऐसे करोगे तो वो ग्रो हो जाएगा, हालांकि वो तो सीधा पानी के अंदर ही ग्रो होता है। तो हाँ यार, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स को कट करके पूरा एक प्लांट बनाया जा सकता है। अब सेकंड है ग्राफ्टिंग, ठीक है। ईयर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। बस आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या देखो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है, ये देखो अगेन ये रोज़ का है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे देखो ये अपना यहाँ पे एक स्टेम है और यहाँ से ना एक छोटा ब्रांच निकल रहा है जिससे कुछ लीव्स निकल रहा है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट काट के अगर आप किसी और प्लांट के अंदर लगाओगे या फिर उसी प्लांट के दूसरे पार्ट में लगाओगे इस तरीके से, और फिर ऊपर से ऐसा बंद कर दोगे, तो उससे पूरा एक नया प्लांट उधर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके अंदर इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। फिर है टिश्यू कल्चर। इट इज़ अ मेथड बाय विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव मैनी प्लांटलेट्स माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये इसके अंदर तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, पूरा जो चैप्टर जिसके ऊपर बेस्ड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। ओके तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा फ्यूजन ऑफ क्या, गैमेट्स, ठीक है। तो मैं जी से अभी लिख रहा हूँ। तो इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपेटेबल गैमेट्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स रीच टू द मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। जैसे भाई इंसानों में होता है कि एक लड़का अगर होगा तो वो 16 to 17 ईयर, एक्चुअली उससे भी कम होता है, बट मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। तो इतना एज में तो हो जाता है, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव। मतलब क्या भैया, ये स्पर्म्स बनाने लग जाएगा, ठीक है। अब ऐसा देखा जाए तो 14 to 15 ईयर्स, कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है ये एज। तो उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी मैच्योरिटी की एक फेज़ आती है जब वो गैमेट्स बनाएंगे और उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be easily seen in higher plants at the time of flowering. आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट सेक्सुअली एक्टिव है, मतलब अब वो केपेबल है रिप्रोड्यूस करने के, तो उसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि उसके ऊपर आपको फ्लावर्स दिखेंगे, ठीक है। तो भैया जो फ्लावर अपना है वो बेसिकली प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। जैसे भाई मेल, ह्यूमन मेल का जैसे पेनिस होता है, मतलब वैसे टेस्टिस होता है क्योंकि गैमेट्स वहाँ पे बनते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे है, ये अपना गोनाड है जहाँ पे स्पर्म्स बन रहे, वैसे ही फीमेल्स के अंदर एग सेल्स बनते हैं, किसके अंदर, ओवरीज के अंदर। तो ये ओवरी क्या हो गया, गोनाड, और वजाइना क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये जैसे इंसानों के अंदर है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो क्या होता है, फ्लावर। आई गेस ये आपको पता होगा, ठीक है। द फ्लावर इज स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको अभी बताया। फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, ये आपको पता रहेगा कि कोई एक 2n यानी कि क्या, डिप्लॉयड सोमैटिक सेल होगा, ठीक है, जर्म सेल जैसे कि, एंड वो ना मतलब कि सबसे पहले तो वो मियोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और फिर वो बना देगा 4 गैमेट सेल्स, ठीक है। बट वो जो 4 गैमेट सेल्स होंगे ना वो n होंगे, n हैप्लॉइड, मतलब
उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, इतना कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड होते क्यों है, जैसे समझ लो इंसान, तो इंसानों के अंदर हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात हो गई सोमैटिक सेल्स की। बट गैमीट्स के अंदर 23 मतलब हाफ ऑफ 46 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो फादर से स्पर्म आएगा एंड जो मतलब मेल से स्पर्म आएगा, फीमेल से एग आएगा, अगर दोनों के पास 46 रहेंगे तो ये टोटल आके कितना 92 बना देगा। तो भाई 92 तो फिर वो ह्यूमन नहीं, कुछ और ही एलियन बन जाएगा, ठीक है। इसके वजह से कुछ बाद में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि इंसान रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इंसान ही बनाना है, प्लांट कर रहा है तो प्लांट ही बनाना है। इसलिए वो क्या करते हैं, जैसे स्पर्म है उसके अंदर 23, एग के अंदर 23, तो जब ऐड होगा जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर 46 होंगे और ह्यूमन ही बनेगा, कुछ और एलियन सा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हैप्लॉइड गैमेट्स टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। फ्लावर के पार्ट्स क्या होते हैं भाई, वो होते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे पूरा एक अच्छा सा अभी देख लेते हैं। देखो ये मैंने डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे लेबल्स है तो आप फिल कर सकते हो। तो देखो ये कुछ अपना एक टिपिकल सा एक फ्लावर है, ये इसकी ओवरी है, ठीक है। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं बाहर से। तो ये जो स्टेमन है, स्टेमन इसके अंदर आता है एंथर एंड फिलामेंट। मतलब आपने देखा रहेगा हिबिस्कस, शू फ्लावर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर ऐसे डंडियाँ रहती है, ऊपर ऐसे दाने दाने रहते हैं, तो जो डंडी है उसको फिलामेंट कहते हैं, और वो जो ऐसे दाने दाने की कैप्सूल है उसको एंथर कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर बेसिकली अपने गैमेट्स स्टोर होंगे, मतलब स्पर्म्स। उसके बाद आपने जो बीच वाला ऐसा पार्ट देखा रहेगा लंबा सा, उसका टिप जो रहता है ना वो स्टिग्मा रहता है, वो स्टिकी रहता है। क्यों? क्योंकि भाई पोलन ग्रेन्स उधर आके चिपकने वाले बाद में सब पड़ेंगे। फिर ये बीच वाला जो है थिन, उसको स्टाइल कहते हैं। एंड फिर ये जो स्वोलन पार्ट है वो ओवरी है। इसके अंदर देखो ये जो है ना ये ओव्यूल है, और ये जो आपको दिख रहा है ना इसके ये ओव्यूल है, और उसके अंदर ही आपको फीमेल गैमेट देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विथ सम अदर सेल्स। फिर जो इसका फ्लावर का बेस है, नीचे एक ऐसी आपको डंडी दिखेगी जिसको स्टेम बोलते हैं, और फिर साइड में दो पत्ते जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सेपल, और ये तो पेटल है वो आपको पता ही है। अब ट्रिक क्या है कि आप याद कैसे रखोगे। देखो अगर मेल पार्ट आपको फ्लावर का याद रखना है, और अगर आपको फीमेल पार्ट फ्लावर का याद रखना, कैसे रखोगे। मतलब देखो जो फ्लावर है ना उसके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल भी फीमेल भी। तो जो मेल वाला पार्ट होता है ना फ्लावर का, उसको कहते हैं स्टेमेन। देखो इसके अंदर मेन आ गया ना, तो स्टेमेन। और फीमेल के अंदर आता है कार्पेल। तो ये ट्रिक क्या है भाई कि मेल मेन तो स्टेमेन, और स्टेमेन के अंदर क्या आता है एंथर एंड फिलामेंट, कार्पेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो मैंने देखो यार आपके लिए डायग्राम भी यहाँ पे चिपका रखा है, वरना टेक्स्ट बुक में तो वो भी नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक लाइन के अंदर बता दिया था मैंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स, ठीक है। तो इंसानों के अंदर थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट प्लांट्स क्योंकि थोड़े से सिंपल है तो उनके अंदर 2 मेजर इवेंट्स होंगे। पहला होगा भाई मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब पहली स्टेप के अंदर गैमेट्स बनेंगे, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर वो फ्यूज करेंगे और एक सेल बन जाएगा जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। और स्टेप 2 के अंदर ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होगा, मतलब भैया दूसरा मतलब उसका बच्चा बनेगा। बच्चा मतलब ऐसा डायरेक्टली प्लांट नहीं बन जाता, पहले वो सीड बनाएगा, फिर वो प्लांट होके नया एक पेड़ बन जाएगा उससे, ठीक है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड, बार बार सेम चीज़ कह रहे हैं लोग, ठीक है। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ दोनों गैमेट्स होगा, फ्यूजन स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होगा,
उसके बाद होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो बनेगा। भाई अपन ने देखो लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा है, जो अपना जाइगोट है ये बार बार डिवाइड करता है और ऐसा सेल का गुच्छा बना देता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, तो उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कह लेंगे। सिक्वेंशियल इवेंट्स दैट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन ओके, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो ये जो प्री फर्टिलाइजेशन है ना, इसके अंदर बेसिकली प्रिपरेशन हो रहा है फॉर व्हाट, रिप्रोडक्शन। मतलब क्या कि इसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इसके अंदर गैमीट्स बनेंगे। फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमीट्स फ्यूज होंगे एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर वो जो एम्ब्रियो बना है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होके जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देगा, ठीक है। ओके, मैं ज़रा पानी पी लूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई यार अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि भाई भले ही थोड़ा लंबा हो बट मैं एक एक चीज़ आपने देख लिया कि मैंने जस्ट 2 पेजेस एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ यार लास्ट तक देखना, आपको मज़ा आएगा। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो मेल पार्ट है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है भैया, मैंने आपको क्या बोला था, स्टेमेन, ठीक है। और स्टेमेन के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, सबसे पहला है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। भाई फिलामेंट तो वैसे यूजलेस है, मतलब इसका कोई रिप्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं है, एंथर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं क्योंकि। अब देखो जो स्टेमन है वो फिलामेंट एंथर का बनता है। अभी कनेक्टिव क्या है, देखो समझ लो ये ऐसा सरफेस है, ये डंडी है और ये एंथर है, तो ये एंथर है, ठीक है, ये अपना फिलामेंट है। और भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसे कहते हैं कनेक्टिव, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मतलब जहाँ से कनेक्ट हो रहा है उसको कनेक्टिव कहेंगे, ठीक है। और ये जो एंथर है इसके 2 लोब्स होते हैं, आपने देखा भी होगा कुछ इस तरीके का दिखता है, तो 2 लोब्स है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, एग्जाम के अंदर इसका डायग्राम आ सकता है, ठीक है, ये वाला। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर इज जनरली डाइथिकस। अब देखो ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है, मैं आपको एकदम सिंपली समझाऊंगा। एंथर इज डाइथिकस मतलब भाई उसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, ये पहला लोब है ये वाला, एंड ये दूसरा लोब है, तो बाइलोब बन गया। अब ईच लोब ऑफ एंथर कंटेन्स 2 पोलन सैक्स। ये पहला लोब है ना, इसके अंदर 2 पोलन सैक्स होंगे एंड दूसरे वाले के अंदर भी 2, तो टोटल कितने हुए, 4, ठीक है। 4 माने टेट्रा, और टेट्रास्पोरोंजिएट लिखा है ना, मतलब कि क्या 4 है, 4 पोलन सैक्स, उनके अंदर क्या है, स्पोरॉन। स्पोरॉन मतलब क्या भाई, स्पोर्स, स्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स, कुछ दाने जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है। An immature stage of anther is represented by group of parenchymatous tissue surrounded by single layered epidermis, ठीक है। The heterogeneity arises when some hypodermal cells get transformed into archisporial cells। ये पूरा आपको नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, ओके। तो भाई देखो जैसे यहाँ पे दिखा है ना कि ऐसा एक, मैंने बोला ना कि 4 होंगे, ठीक है, टेट्रास्पोरोंजिएट, और दे आर सराउंडेड बाय सम टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, कहा गया पैरेनकाइमेटस टिश्यू, तो ये इमैच्योर स्टेज एंथर की है ना, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। देखो ये जो बाहर वाली लेयर है ना,
ये है एपिडर्मिस, और इसके अंदर ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है, अभी फिलहाल ये तो मैच्योर स्टेज में है, बट जब इमैच्योर स्टेज में होता है तो उसके अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। मतलब बेसिकली तभी कुछ भी पोलन ग्रेन्स नहीं रहते, ठीक है अंदर। मतलब देखो, ये इसकी एपिडर्मिस है, ठीक है, अंदर ना पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अब वो जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ना, उसके अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स, मतलब आउटर मोस्ट लेयर वाले, मतलब बेसिकली कौन से, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स विच लेटर डेवलप्स इनटू स्पोर सेल्स। मतलब ही क्या भैया, पोलन ग्रेन। देखो कितना बढ़िया स्टोरी के फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। देखो, पहले एक एंथर जब इमैच्योर था, देखो एंथर मतलब वो डंडी के ऊपर जो रहता है वो, ठीक है, तो इसके अंदर 4 लोब्स है, मैंने आपको बता दिया, बट ये तो मैच्योर स्टेज की बात हुई। इमैच्योर स्टेट के अंदर इसकी बाहर की थिन लेयर होती है, ठीक है, जिससे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर रहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है। अब ये जो, और अंदर आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू देखने को मिल जाएगा। अब ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है ना, ये जो हाइपोडर्मल सेल्स है, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, आर्की स्पोरियल सेल्स। भाई बायोलॉजी के अंदर ना नाम से ही सारा काम हो जाता है, ठीक है। हाइपोडर्मल मतलब बाहर वाला, आर्की स्पोरियल, आपको स्पोर दिख गया, मतलब आर्की मतलब ओल्ड, स्पोरियल मतलब स्पोर्स। तो इससे आगे इसका मतलब ये है कि इससे आगे जाके बनेंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, विच इज़ बेसिकली स्पोर्स, जब वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। अब टीएस ऑफ एंथर मतलब बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, मतलब आपने जैसे एंथर को काट दिया तो वो दिखेगा कैसे, ठीक है। द आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड इनटू एन इनर स्पोरेंजिनियस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, ठीक है। वापस से डिफरेंशिएशन हो गया, मैंने आपको बोला था ना कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो बाद में जाके पोलन ग्रेन बनाएगा। अब कैसे, वो देखते हैं। तो भाई ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ना, वो डिवाइड होता है, मतलब बेसिकली जैसे कि ये अपना आर्किस्पोरियल सेल है, ये डिवाइड होके 2 टाइप के सेल्स बना देगा, ठीक है। सबसे पहला है ए सेल, दूसरा है बी सेल। जो अब ये ए सेल है ना, वो है स्पोरॉन जीनियस सेल, दूसरा है पैराइटल सेल। ये जो पैराइटल सेल है ना, ये आउटर सेल है, ठीक है, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, मतलब उसकी आउटर वाली लेयरिंग ये फॉर्म करेगा। जो मेन पोलन ग्रेन वाला काम है वो कौन करेगा, स्पोरेंजिनस सेल, ठीक है। मतलब ये आर्किस्पोरियल सेल वापस डिफरेंशिएट होकर क्या बना दिया, स्पोरेंजिनियस सेल्स एंड प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये जो स्पोरेंजिनियस सेल है फॉर्म स्पोरेंजिनियस टिश्यू। भैया जब सेल्स एक साथ आएंगे तो एक टिश्यू बन जाएगा, तो स्पोरेंजिनियस सेल एक साथ आके बना दिया स्पोरेंजिनियस टिश्यू, ठीक है। और वो जो टिश्यू है ना, इट इज़ केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। भाई ये ना लिटरली एक स्टोरी, आप अगर इसको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ोगे ना, बहुत चिंदी चैप्टर है, ठीक है। देखो, एक मैं आपको ऐसा फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाता हूँ। सबसे पहले अपने पास क्या था, अपने पास था एपिडर्मिस, किसका भाई, इमैच्योर्ड एंथर का, ठीक है। एपिडर्मिस के सेल्स को क्या कहते थे हम लोग, हाइपोडर्मल सेल्स। अब ये हाइपोडर्मल सेल्स डिफ्रेंशिएट होके क्या बना दिए, आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स ना 2 टाइप के अंदर बट गए, ठीक है, 2 टाइप के अंदर बट गए। सबसे पहला है स्पोरोनजीनियस सेल्स एंड दूसरा है पैराइटल सेल्स, ओके। अब ये जो स्पोरोनजीनियस सेल्स है ये बाद में जाके बनाएंगे स्पोरोनजीनियस टिश्यू मिलके, भाई बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू ही तो बनाएंगे। एंड पैराइटल सेल आउटर कवरिंग बनाएगा, ठीक है, आउटर कवरिंग। अब ये जो स्पोरोनजीनियस टिश्यू है इसका क्या होगा, ये
इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये किसको बनाए, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड को। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब भाई स्पोर, छोटा स्पोर, और टेट्राड मतलब 4 स्पोर्स। ठीक है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 स्पोर्स है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो देखो कैसे हम पोलन ग्रेन के क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, तो अब अपने पास क्या है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ये बात हो गई किसकी, स्पोरेंजिनियस सेल की, कि स्पोरेंजिनस सेल स्पोरेंजिनस टिश्यू में बन गया पहले, एंड फिर वो टिश्यू से बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। बट यार आउटर पैराइटल सेल का क्या हुआ यार, तो देखो वो भी दिया है ना। तो पैराइटल सेल्स अंडरगो डिविजन्स टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पैराइटल सेल्स थे वो क्या थे, आउटर पैराइटल सेल्स। तो भैया अगर वो आउटर है तो वो ऑब्वियस ही बात है क्या बनाएंगे, वो वॉल्स ऑफ एंथर बनाएंगे। मतलब ये जैसे कि था ना, तो ये जो इसकी वॉल होंगी ना ऐसी ऐसी, वो कौन बनाएंगे, आउटर पैराइटल सेल्स। वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। भाई मतलब देखो, वो जो पैराइटल सेल ने जो वॉल बनाई थी ना, वो भी 4 लेयर्ड होती है। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसे हम लोग इतना चिंदी समझते हैं, उसके अंदर भी कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हो रहे हैं जो अपने को पता भी नहीं। ठीक है, तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ टैब्यूलर फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे सेल्स। ठीक है, उसके बाद एंडोथीशियम इज अ सब एपिडर्मल। सब एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे देखो 4 लेयर्स है ना, तो ये एपिडर्मिस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंडोथीसियम हो जाएगा। ठीक है, मेड अप ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। तो ये थोड़े से लंबे लंबे सेल्स होते हैं विथ फाइब्रस थिकनिंग्स। अब ये सब क्यों हो रहा है भैया, प्रोटेक्शन चाहिए ना। जो अंदर अपना पोलन ग्रेन बनेगा वो काफ़ी डिलिकेट होता है, तो उसके अंदर का स्पर्म मर भी सकता है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए वो थिकनिंग हो जाएगा उसका। इनर टू एंडोथीशियम इज मिडल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है, जिसके अंदर 1 to 2 लेयर्स होते हैं विच में डिसइंटीग्रेट इन मैच्योर एंथर। समझ लो आप, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एंथर का वॉल बनाया, मैच्योर एंथर का। ठीक है, तो इसके टोटल कितने लेयर्स है, 4 लेयर्स। सबसे देखो, सबसे बाहर वाला, सबसे पहले मैं सबसे बाहर वाला बना लेता हूँ। तो ये है सबसे बाहर वाला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। फिर उसके नीचे ना जस्ट ऐसे ऐसे इलोंगेटेड सेल्स आ जाएंगे, मैंने पूरा नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब समझ लो एंडोथीशियम। ठीक है, अब एंडोथीशियम के नीचे आ जाएगी मिडल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। मतलब ये काफ़ी थिन सेल्स होते हैं, 3 लेयर्स हो गए। अब देखो ये जो लेयर्स है ना, वो बाद में जाके डिसइंटीग्रेट हो सकते हैं जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए। ठीक है, कौन सा वाला, ये मिडल लेयर, सारा नहीं। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला था 4 लेयर, आप पूछो कि 3 ही हुए। अब देखो ये जो मिडल लेयर है ना, वो खुद 2 लेयर्स की होती है। मतलब समझो, पहले तो बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर नीचे वाली एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर। अब ये मिडल लेयर की फर्स्ट लेयर है, सिमिलरली और एक वैसी ही मिडल लेयर की लेयर है, तो ये हो गया ना 4 लेयर्स। अब देखो एक बार वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाए, ये जो मिडल लेयर है ये पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाती है, तो बचेंगे क्या, क्या बचेंगे, सिर्फ एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर टपेटम और टेप्टम, आप कुछ भी बोल सकते हो। सो टपेटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल। It immediately encloses the sporangineous tissue microspore mother cells। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो थोड़ा सा ना ध्यान दे के लेक्चर को देखो। देखो पहली लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस। दूसरी लेयर इलोंगेटेड सेल से बनी हुई कौन सी थी, एंडोथीशियम। ठीक है, फिर मिडल लेयर थी जो खुद 2 लेयर की थी, वो डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, अब जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है ना,
सबसे जो इनरमोस्ट लेयर है, जैसे ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, फिर अब मैं थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ, समझ लो ना, ठीक है। ये एंडोथीशियम, और जो सबसे अंदर वाली है उसे कहते हैं टपेटम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्यों? क्योंकि ये जो टपेटम है ना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी जो अंदर स्पोरेंजिनियस सेल्स थे, जिन्होंने स्पोरेंजिनियस टिश्यू बना के फिर माइक्रोस्पोर सेल्स बनाए थे। तो उन माइक्रोस्पोर सेल्स के लिए उस स्पोरेंजिनियस टिश्यू को न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है? टपेटम, ठीक है। तो इतने से पैराग्राफ के लिए कितना टाइम लग गया देखो आप। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे देके रखा है, काफ़ी बढ़िया सा डायग्राम है। ये सबसे देखो, ये वाली जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये येलो वाली, ये है एपिडर्मिस, ठीक है। फिर एंडोथीशियम, आपको ग्रीन ग्रीन सेल से जो बनाई हुई लेयर दिख रही है यहाँ पे, वो एंडोथीशियम है। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू है, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है। देखो ये इतना पार्ट है ना, ये स्पोरेंजिनियस टिश्यू है, और उसके बाहर जो सराउंडिंग ये वाली लेयर है ना ऑरेंज, वो है टपेटम, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये बाद में जाके यहाँ पे पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। तो भाई यार, अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।